गाइस, वेलकम टू लर्न विद फाहिमा। और आज है पार्ट 2 ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो आज फाइनली तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो बिना वीडियो को डिले किए चलो पहले जल्दी से चैप्टर खत्म करते हैं, फिर बात करते हैं। इस चैप्टर में तुम्हारे हैं टोटल 14 प्रिंसिपल्स। तो फेयोल के हैं 14 प्रिंसिपल, टेलर के हैं 4 प्रिंसिपल्स और 7 साइंटिफिक टेक्निक्स। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे फेयोल के 14 प्रिंसिपल और तुम्हारा चैप्टर फाइनली खत्म। तो चलो देखते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल। सबसे पहला तो तुम्हारा आ जाएगा डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स ओवर इंडिविजुअल नीड्स, फेयर पेमेंट ऑफ एफर्ट्स, इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन भी बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन, चेन ऑफ कमांड, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, बेसिकली इसको हम लोग यूनिटी ऑफ ऑर्डर बोलते हैं। वी हैव ट्रीट पीपल इक्वली, ट्रीट पीपल इक्वली इज प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ये सारे कीवर्ड्स मैंने ऐसे लिख दिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, बाकी तो अभी हम लोग उसका एक्चुअल नेम से पढ़ेंगे। देन यू हैव लिमिटेड टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी, देन एनकरेज इनिशिएटिव, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव कि आपको एम्प्लॉइज को इनिशिएट करने के लिए एनकरेज करना है। एंड फाइनली यू हैव प्रमोट हार्मनी, इज कॉल्ड एज एस्पिरेट दी कॉर्प्स। ठीक है, फाइनली अब चलो हम लोग एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स है। चलो, सबसे पहला तुम्हारा जो प्रिंसिपल है दैट इज डिविजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, चलो देखते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क ये बोलता है कि जितना भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। एवरी यूनिट इज कॉल्ड एज वर्क। ठीक है, देखो, work is divided in small tasks or jobs and a trained specialist who is competent enough to perform that job does each work. Thus it leads to greater efficiency, specialization and increased productivity. हर एक जॉब को तुम्हारा एक छोटे छोटे टास्क या यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर एक जॉब, हर एक यूनिट को, हर एक टास्क को हम लोग जॉब बोलते हैं। और जब एक इंडिविजुअल उसको रिपीटेडली करते जाता है तो उसको हम लोग स्पेशलिस्ट बोल देते हैं, क्योंकि वो अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा इनोवेटिव, बहुत ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड, और उसका प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज रहता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल यही बोलता है कि हर एक काम को एक इंडिविजुअल को पूरा मत दे दो, उसकी छोटे छोटे टास्क में या छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके इंडिविजुअल को दो, ताकि ज्यादा प्रोडक्टिविटी बने रहे। नाउ नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलता है वो देखो। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस। अथॉरिटी मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। अथॉरिटी मतलब होता है किसी भी एक डिसीजन को लेने का पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है किसी भी एक टास्क को कंप्लीट करने का ऑब्लिगेशन। ठीक है, there should be a balance between authority and responsibility. Authority should always be equal to responsibility. अगर तुम देखो यहाँ पे, authority should always be equal to responsibility. हमेशा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक्स एन एग्जीक्यूटिव लेस इंटरेस्टेड इन डिस्चार्जिंग ड्यूटी। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम है और अथॉरिटी बहुत ज्यादा है तो काम अच्छा नहीं होगा, बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। Giving authority without assigning responsibility makes him arrogant and there is fear of misuse of power. और अथॉरिटी दे रहे हैं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एरोगेंस आ जाएगा, मिसयूज होगा पावर का। सो इसीलिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा इक्वल होना चाहिए, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना अथॉरिटी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, यू हैव डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम डिसिप्लिन से होना चाहिए, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ फॉलो होना चाहिए, और एक इंडिविजुअल को हमेशा एक हार्मनी में रहना चाहिए। शुड ऑलवेज उसका जो मैनेजर उसको हमेशा जो एक रूल्स देगा उसको फॉलो करना चाहिए। जैसा कि तुम पढ़ोगे, इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है, विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपरवाइजर्स एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। सारा फेयर अग्रीमेंट्स होना चाहिए, एक गुड सुपरविजन होना चाहिए सारे लेवल्स पे, और एक जुडिशियस एप्लीकेशन होना चाहिए पेनल्टीज के ऊपर। मतलब अगर कुछ गलत काम हो रहा है तो उसके ऊपर कुछ पेनल्टीज होनी चाहिए। मतलब सारा काम एक पूरे हार्मनी के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड का मतलब इंस्ट्रक्शंस नहीं, कमांड का मतलब वन बॉस एट अ टाइम। चलो देखते हैं वन बॉस एट अ टाइम मतलब क्या। According to Fayol, there should be one and only one boss for every individual employee. मतलब कि हमेशा एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए हमेशा एक ही बॉस होना चाहिए, उसके पास मल्टीपल बॉस का इंस्ट्रक्शंस नहीं आना चाहिए, उसको एक टाइम पे एक बॉस का ही इंस्ट्रक्शन सुनना चाहिए।
It implies that every worker should receive orders from one superior only. Otherwise, it will create confusion, conflict and duplication of work. एक सुपीरियर से ही उसको सारा चीज सुनना चाहिए, समझना चाहिए, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट होगा और कंफ्यूजन होगा, जिसके कारण एक ऑर्गेनाइजेशन में केओस हो सकता है। देखो यहाँ पे जो ये यहाँ पे तुमको ये फ्लो चार्ट दिख रहा है ना, ये सेम तुम ऐसा कॉपी में भी बना करके आओगे, यू विल गेन एक्स्ट्रा मार्क्स। नाउ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है वो समझो। डायरेक्शन से ही तुमको समझ आएगा कि एक डायरेक्शन, एक मोटिव, ठीक है। ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव्स थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट। ये यही बोल रहा है कि जितना भी यूनिट्स है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जितना भी डिपार्टमेंट है, उसको एक ही तरफ, एक डायरेक्शन में ही जाना चाहिए, ठीक है। इसका तुम एक कीवर्ड लिख सकते हो, वन हेड वन प्लान, मतलब कि एक ही प्लान होना चाहिए और सबको उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम objective must have one head one plan, ठीक है। ये वाला तुम्हारा यहाँ पे भी लिखा हुआ है। This ensures unity of action and coordination, इससे तुम्हारा unity of action भी रहेगा, साथ ही साथ बहुत अच्छा coordination रहेगा, मतलब सबको एक बाइंडिंग फोर्स की तरह मिलकर के एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे। देखो ये जो यहाँ पे तुम्हारा ये आ रहा है ना, ये सब बहुत बार तुमको एमसीक्यू में ऐसा फोटोज दे देता है कि वन हेड वन प्लान बताओ, मतलब ये कौन सा जो इमेज है वो कौन सा प्रिंसिपल को रिलेट कर रहा है, तो तुमको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन लिखना है। नेक्स्ट तुम्हारा आ जाता है कि क्या डिफरेंस है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये आपका डिफरेंशिएशन आ सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले तुम मीनिंग लिखोगे कि दोनों का मीनिंग क्या है, डिफरेंस क्या है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, एक बॉस का इंस्ट्रक्शन, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, वन हेड वन प्लान, मतलब एक ही प्लान के अकॉर्डिंग सबको एक ही डायरेक्शन पे जाना है। पर्पस क्या है, यहाँ पे क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिवेंट करता है डुअल सबऑर्डिनेशन। ये जो डुअल सबऑर्डिनेशन है ना, ये एनसीईआरटी का लाइन है, तो इसको एग्जाम में एकदम लेकर आना। डुअल सबऑर्डिनेशन का मतलब ये कि यहाँ पे डुअल बॉस नहीं होते, डुअल सबऑर्डिनेशन को हटाया जाता है, बस एक ओनली एंड ओनली वन बॉस का बात माना जाता है। दूसरा, इट प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज। डायरेक्शन में क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज नहीं होता, क्योंकि सब एक डायरेक्शन के लिए काम कर रहे हो तो सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, कोई एक आदमी डबल काम या सिमिलर काम नहीं करेगा। दूसरा तुम्हारा क्या आ जाता है, इम्प्लीकेशन। इट इफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, ठीक है। देखो यूनिटी ऑफ कमांड एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को इफेक्ट करता है, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को एक बॉस का बात मानना है। यहाँ पे क्या होता है, इट इफेक्ट्स एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, और ये एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है, क्योंकि पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है। नाउ आउटकम क्या है, द प्रिंसिपल लीड्स टू इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ये वाला प्रिंसिपल से इफेक्टिव फंक्शनिंग हो पाते हैं, क्योंकि जाहिर सा बात है जब आप एक टीचर का बात सुनोगे तो आपको बेहतर समझ आएगा, आप 10 टीचर से पढ़ने लगोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सिमिलरली एक बॉस से समझने से ज्यादा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो पाता है। नाउ ये जो दूसरा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वो रिजल्ट करता है कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क में ऑफ वेरियस एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स। यहाँ पे ज्यादा वर्क कोऑर्डिनेट हो पाता है, यूनिटी ऑफ एक्शन में काम हो पाता है। रिलेशनशिप क्या है, देखो रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। यूनिटी ऑफ कमांड में एक रिलेशनशिप दिखता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का। सुपीरियर मतलब बॉस और सबऑर्डिनेट मतलब इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल एक ही बॉस का जब बात मानता है तो वहाँ पे एक रिलेशनशिप रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप ऑफ एक्टिविटीज एज पर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स एंड गोल्स। यहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक प्लान और गोल के हिसाब से काम करता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का एक रिलेशनशिप दिखाता है कि सब एक दूसरे के साथ एक बाइंडिंग फोर्स की तरह जुड़े हुए हैं। नाउ नीड क्या है, टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करता है, क्योंकि एक बॉस इंस्ट्रक्शंस देगा तो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स होगी, उसका रूल्स फॉलो करना होगा। यहाँ पे क्या होता है, फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। यहाँ पे एफिशिएंट फंक्शनिंग होगा ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज का, ठीक है। मतलब कि बेहतर सारा ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसीज, सारा जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसीज है, रूल्स है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत स्मूथली फ्लो करेगा। नाउ नेक्स्ट तुम्हारा आ जाता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अगर तुम नाम से पकड़ो तो यहाँ पे तुम्हारा दो इंपॉर्टेंट नाम है, एक तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट और दूसरा है जनरल इंटरेस्ट। इसको मैं तुम्हें अपने वर्ड्स में समझाती हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है उसको हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सोचना चाहिए, ठीक है। उसको ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब समझो कैसे, द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। एक मैनेजर या एक एम्प्लॉय ले लो, सबके लिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल ज्यादा जरूरी होना चाहिए एज कंपेयर टू इंडिविजुअल गोल्स। उसके लिए प्रायोरिटी होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट रादर देन पर्सनल इंटरेस्ट।
इन सिंपल वर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट टू बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने के टाइम मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए और अपना पर्सनल गोल्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये बोलता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नाउ फाइनली देखो तुम्हारा ये आ गया यहाँ पे रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी होती है। अब ये प्रिंसिपल बोलता क्या है वो समझो। द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन। द एम्प्लॉय शुड बी गिवन फेयर वेजेस सो दैट दे कैन हैव अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। wages should be within the paying capacity of the organization। देखो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय ये बोलता है कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन को एक एम्प्लॉय को ऐसा पैसा देना चाहिए, ऐसा सैलरी या वेजेस देना चाहिए ताकि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो पाए। और ऑर्गेनाइजेशन को सैलरी भी अपने हिसाब से रखना चाहिए, मतलब जितना वो केपेबल है पे करने के लिए अपने इंडिविजुअल्स को और साथ ही अपने ऑर्गेनाइजेशन के भी खर्चा को ईजिली संभालने के लिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के लिए फेयर होना चाहिए। and should be given fair wages so that they can have reasonable standard of living। वो लोग का standard of living काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, वो लोग को कोई भी difficulties नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो salary should always be according to the organization and it should improve the standard of living of the people, ठीक है। फाइनली अब तुम्हारा नंबर 8 आ जाता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये बहुत ईजी है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में भी उतना नहीं पूछता है। सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर, किसी भी चीज का डिसीजन पावर एक इंसान के हाथ में, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट बोल सकते हो। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि डिसीजन मेकिंग है वो सबको दिया गया है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग हर एक लेवल के एम्प्लॉय के पास है तो वो डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और हमारा स्कूल, जैसे कि हमारे स्कूल में ज्यादा डिसीजन प्रिंसिपल्स और हेड मैनेजमेंट लेते हैं तो वो सेंट्रलाइज्ड है। देखो centralization means concentration of decisions making authority with some, whereas dispersal among more than one person is called decentralization। जब एक आदमी डिसीजन ले तो सेंट्रलाइजेशन, और वहीं अगर अथॉरिटी का डिस्पर्सल हो जाए, बहुत लोग डिसीजन ले रहा है तो उसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। बोथ शुड बी बैलेंस्ड, एक बैलेंस्ड होना चाहिए, जितना सेंट्रलाइजेशन उतना डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब एक दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड भी नहीं होना चाहिए, वहीं कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। फाइनली तुम्हारा नेक्स्ट आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, दैट इज स्कैलर चेन। स्कैलर चेन बहुत जरूरी है, आप अपनी कॉपी में ये जल्दी से कीवर्ड लिख लो, चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन हम लोग इसको बोलते हैं। देखो इसमें होता क्या है, ठीक है। The formal lines of authority and communication between superiors and subordinates from highest to lowest rank is known as scalar chain। जब एक formal chain of authority मतलब एक authority और communication का distribution होता है top level to lower level के बीच में, ठीक है, that is from a superior to a subordinates from the highest level to lowest level, उसको हम लोग scalar chain बोलते हैं। जब instructions highest level से lowest level आती है तो हम लोग उसको बोलते हैं command, ठीक है, और जब lowest level to highest level जाती है तो हम लोग उसको बोलते हैं suggestions, ठीक है। दिस चेन शुड नॉट बी वायोलेटेड बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये चेन कभी भी वायोलेट नहीं हो सकता है, पर इमरजेंसी के केस में अगर हम लोग कभी इसको वायोलेट करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी एम्प्लॉयज एट सेम लेवल कैन कॉन्टैक्ट थ्रू गैंग प्लैंक, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम में दो एम्प्लॉय सेम लेवल का कॉन्टैक्ट कर सकता है गैंग प्लैंक के थ्रू, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो ये वाला जो यहाँ पे तुम्हारा डायग्राम है, अगर ये सी और एफ ये लोग दोनों जब एक दूसरे के साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट करेगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा गैंग प्लैंक। दिस इज वॉट कॉल्ड एज गैंग प्लैंक। जब इमरजेंसी के टाइम में दो एम्प्लॉय एक साथ कॉन्टैक्ट कर ले विदाउट फॉलोइंग स्कैलर चेन तो उसको हम लोग गैंग प्लैंक बोलते हैं। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक है वो है यूनिटी ऑफ ऑर्डर, जो मैं तुम्हें उस टाइम बता रही थी। यूनिटी ऑफ ऑर्डर मतलब सही समान, मतलब हर एक समान का, हर एक एम्प्लॉय का एक सही जगह, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑर्डर का मतलब कोई भी कमांड या इंस्ट्रक्शंस नहीं होता है। देखो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फेयोल पीपल एंड मटेरियल शुड बी सुटेबल इन सुटेबल प्लेसेस एट एप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। देखो जो पीपल और मटेरियल है वो एक सूटेबल जगह पे होना चाहिए एप्रोप्रिएट एफिशिएंसी में, मतलब कि इंडिविजुअल का एक सही जगह और मटेरियल सारे रिसोर्सेज टूल्स का एक सही जगह होना चाहिए। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन डेजिग्नेटेड प्लेसेस। एक प्लेस सारे चीज के लिए, सारे सामान के लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेसेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है कि अगर इफ यू आर, आप अपनी प्रिंसिपल को ढूंढने गए, अगर आपकी प्रिंसिपल अपने सही जगह पे नहीं है, वो इधर उधर घूम रही है, तो ये कौन
सा प्रिंसिपल को वायोलेट कर रही है, तो यहाँ पे तुम्हारा यूनिटी ऑफ ऑर्डर वायोलेट हो रहा है, क्योंकि जो इंडिविजुअल है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रिंसिपल है, वो अपने सही जगह पे नहीं है, वो अपने ऑफिस में नहीं बैठी हुई है, तो वो यूनिटी ऑफ ऑर्डर को वायोलेट करी है। तो हर एक सामान का, हर एक इंडिविजुअल का, हर एक एम्प्लॉय का एक सही जगह होना चाहिए। इससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा और ज्यादा प्रोडक्टिविटी रहेगा, किसी भी काम में डिले नहीं होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी और रेम्यूनरेशन में तुमको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ इक्विटी क्या होता है। रेम्यूनरेशन में हमने क्या पढ़ा कि एक एम्प्लॉय को एक प्रॉपर फेयर सैलरी या वेज देना चाहिए ताकि उसका एक स्टेबिलिटी बना रहे, उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा रहे। इक्विटी क्या बोलता है वो समझो। इक्विटी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे इंडिविजुअल के बीच में इक्वालिटी होना चाहिए। कास्ट, जेंडर, रिलीजन, क्रीड, ये सब के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक वुमेन एम्प्लॉय हेड मैनेजर है तो उनको सिर्फ वुमेन्स को फेवर नहीं करना चाहिए, उनको ज्यादा सैलरी नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको सारे मैनेजर को, इवन मेल मेंबर्स को भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। देखो कैसे। Good sense and experience are needed to ensure fairness to all employees who should be treated as fairly as possible. ये कीवर्ड आपको एकदम यूज करना है, as fairly as possible इक्विटी में। The working environment of any organization should be free from all forms and principles of justice and fair play should be followed. एक fair play होना चाहिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में justice होना चाहिए, सारा चीज एक इक्वालिटी के हिसाब से होना चाहिए, irrespective of gender, caste, creed and religion, ठीक है। No worker should be unduly favored or punished. किसी भी वर्कर को अनड्यूली फेवर्ड या पनिश नहीं करना चाहिए। अपने प्रॉपर एनालिसिस के ऊपर एक इक्वालिटी के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में काम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मतलब मिनिमम टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज। एक एम्प्लॉय को हम लोग को स्टेबिलिटी देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, उसका फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स नहीं करना चाहिए, उसको स्टेबिलिटी देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो फ्री होकर के अपना पूरा ध्यान काम पे लगा पाए और उसमें ज्यादा टेंशन नहीं रहे उसके दिमाग में, वो स्टेबल रहे अपने जॉब पोजीशन के साथ। देखो, एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड। एम्प्लॉय का टर्नओवर को एकदम मिनिमाइज कर देना चाहिए टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी रहे। अ पर्सनल शुड बी सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर रिगरस प्रोसीजर एंड द सेलेक्टेड पर्सन। क्योंकि जैसा कि हमने अपने एक टेलर के साइंटिफिक इसमें प्रिंसिपल में पढ़ा था कि उसको उसके जॉब के, अपने एक्सपीरियंस के, अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से सेलेक्ट करना चाहिए, उसको एक रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट करना चाहिए और फिर उसको एक ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक काम करने का मौका देना चाहिए। रेगुलर टर्नओवर या रेगुलर ट्रांसफर्स नहीं होना चाहिए। शुड बी केप्ट एट द पोस्ट फॉर मिनिमम टेन्योर टू शो रिजल्ट। उसको एक अच्छे टेन्योर के लिए रखना चाहिए ताकि वो रिजल्ट दिखा पाए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा अच्छा काम कर पाए, थोड़ा प्रोडक्टिविटी मेंटेन हो पाए। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल यही बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का मिनिमम टर्नओवर होना चाहिए, एक एम्प्लॉय का मिनिमम टर्नओवर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट यू हैव इनिशिएटिव। तुम्हारे फाइनली सिर्फ दो प्रिंसिपल्स बचे हैं, इनिशिएटिव और एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इनिशिएटिव का प्रिंसिपल ये बोलता है कि एक एम्प्लॉय को हमेशा उसको फेवर करना चाहिए, उसको हमेशा इनकरेज करना चाहिए कि वो अपना इनिशिएटिव्स लाए, अपना सजेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेकर के आए। देखो, वर्कर्स शुड बी इनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इंप्रूवमेंट। अपना सजेशंस देना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे इंप्रूव कर सकता है, बेहतर परफॉर्म कर सकता है, उसका प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हो सकता है। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। मतलब इनिशिएटिव मतलब एक इंडिविजुअल को हमेशा एक फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, फर्स्ट मूव लेना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर उसे लग रहा है कि हाँ ये बोलने से ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बेहतर काम कर सकता है तो उसे वो सजेशन, वो इनिशिएटिव लेना चाहिए और अपने हेड मैनेजर को या ऑर्गेनाइजेशन के हेड सुपीरियर को बताना चाहिए। इट इज अ थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्लान। मतलब वही है, सोचो और फिर प्लान को एग्जीक्यूट करो। लास्ट 14th प्रिंसिपल है तुम्हारा एस्पिरिट डी कॉर्प्स एंड फाइनली इसके बाद तुम्हारा चैप्टर 2 हो जाता है खत्म। एस्पिरिट डी कॉर्प्स मतलब टीम स्पिरिट। ये बहुत ज्यादा तुम्हारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखो, मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉइज। यूनिटी, हार्मनी, टीम स्पिरिट होना चाहिए एम्प्लॉइज के बीच में ताकि केओस नहीं हो और प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी एक ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ा रहे। टीम स्पिरिट यही बोलता है। अगर सिर्फ आप ऐसे ब्रैकेट्स करके लिख दोगे ना, टुगेदर वी अचीव मोर, यूनिटी, हार्मनी, ठीक है, तो टीम स्पिरिट इसमें ही आपको मार्क्स मिल जाएगा। इतना डिफाइन करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो, अब ये जो यहाँ पे तुम्हारा डिफरेंस है हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है। ये एकदम से एकदम पूछता है एक एग्जाम में, तो आपको इसको पढ़ना है। सबसे पहला बेसिस ऑफ फॉर्मेशन क्या है, देखो, पर्सनल एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। हेनरी फ्योल का जितना प्रिंसिपल है वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे बना है, वहीं जो टेलर का प्रिंसिपल है वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशंस और ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बना है।
फोकस। हेनरी फ्यूल क्या फोकस करता है, देखो हेनरी फ्यूल ये देखता है कि इंप्रूवमेंट हो सारे एडमिनिस्ट्रेशन में, ओवरऑल इंप्रूवमेंट पे फोकस करता है। और एफडब्ल्यू टेलर क्या फोकस करता है, कॉन्सेंट्रेट्स ऑन इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। वो ये फोकस करता है कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, एनहांस हो। ठीक है, नाउ एप्लीकेबिलिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है हेनरी फ्यूल के पूरे 14 प्रिंसिपल्स का यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। वहीं टेलर की प्रिंसिपल्स का एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल ओनली टू अ स्पेशलाइज सिचुएशन सच एज इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में एप्लीकेबल है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशंस में एप्लीकेबल है। जैसे कि पर्सपेक्टिव, हेनरी फ्यूल का पर्सपेक्टिव क्या है, वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के हिसाब से सोचता है, और एफडब्ल्यू टेलर लोअर लेवल के हिसाब से सोचता है। लोअर लेवल को हम लोग शॉप फ्लोर लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनली तुम्हारा आ जाता है फिर पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में क्या है, रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर वाज कॉल्ड एज फेथ ऑफ जनरल मैनेजमेंट। यहाँ पे जो रिसर्चर और प्रैक्टिशनर है उसको हम लोग फेथ ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोलते हैं। मतलब कि ये जो पर्सनालिटी वाला पॉइंट है ना, अगर ये तुम नहीं भी लिखोगे तो जरूरी नहीं है तुमको ये पहला वाला फोकस, एप्लीकेबिलिटी, पर्सपेक्टिव और ह्यूमन एलिमेंट याद करना है। मैंने भी इतना ही याद किया था, क्योंकि ये जो पर्सनालिटी वाला चीज है वो उतना मिलता नहीं है तुम्हारे प्रिंसिपल से, तो तुमको 5 याद करना है। तो मतलब बोल रहा क्या है वो समझ लो। पर्सनालिटी क्या है, रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर वाज कॉल्ड एज फेथ ऑफ जनरल मैनेजमेंट, क्योंकि ये तुम्हारा खुद के रिसर्च के हिसाब से बनता है, तो इसीलिए जो प्रैक्टिशनर और रिसर्चर को हम लोग वो फेथ ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोलते हैं। फाइनली तुम्हारा आ जाता है एफडब्ल्यू टेलर, साइंटिस्ट वाज कॉल्ड अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये जान रहे हो तुम, साइंस से रिलेटेड है, एक्सपेरिमेंटेशन से रिलेटेड है, तो इसीलिए साइंटिस्ट को हम लोग यहाँ पे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। नाउ फाइनली ह्यूमन एलिमेंट क्या है, यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, मोर इंपॉर्टेंस इज अटैच टू इंक्रीज द प्रोडक्शन रादर देन टू ह्यूमन एलिमेंट। यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन एलिमेंट को ज्यादा वो नहीं किया जाता है हेनरी फ्यूल में। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए ज्यादा इनका मोटिव होता है। फाइनली तुम्हारा एफडब्ल्यू टेलर क्या बोलते हैं, मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ह्यूमन एलिमेंट, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है ह्यूमन एलिमेंट को रादर देन ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट को। ओके, सो दिस वाज द फाइनल चैप्टर एक्सप्लेनेशन। सो आपका चैप्टर 2 भी खत्म हो जाता है। सो अब बच गया बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर 3 अकॉर्डिंग टू द रोड मैप, जो कि हम लोग जून के स्टार्टिंग वीक में कंप्लीट कर लेंगे। तो जून के हिसाब से हम लोग का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है हमारे रोड मैप के अकॉर्डिंग। अभी तक रोड मैप नहीं खरीदा है तो प्लीज रोड मैप परचेज कर लो फॉर जस्ट ₹49। तुम्हारा बिजनेस स्टडीज का सिलेबस दिसंबर तक बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कंप्लीट हो जाएगा एक स्मार्ट प्लान के हिसाब से। इस रोड मैप में तुम्हें मिलेगा टिप्स, ट्रिक्स, टॉपर स्ट्रैटेजी, मंथली ब्रेकडाउन ऑफ ऑल द चैप्टर्स की कैसे बिफोर योर प्री बोर्ड्स तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। साथ ही बेस्ट बुक एंड पब्लिकेशन गाइड, कब सॉल्व करे सैम्पल पेपर्स, PYQs, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज देयर इन सैम्पल पेपर फॉर जस्ट ₹49। तो सैम्पल पेपर लेने के लिए तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम लर्न विद फाहिमा में DM करना होगा रोड मैप, एंड देन तुम्हें QR के थ्रू पेमेंट करने के इंस्टेंट बाद मिल जाएगा रोड मैप। मेरे इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ ही मेरे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो फॉर ऑल दीज नोट्स जिससे मैं पढ़ाती हूँ। ये नोट्स को आप बिल्कुल टेंशन फ्री अपने कॉपीज में लिख सकते हो। एंड इफ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।